Communal tensions were heightened in Shimla on Thursday as thousands of people thronged the Sanjoli main market area in Shimla, Himachal Pradesh. They held a procession raising anti-minority slogans demanding the demolition of a mosque. नमस्कार दोस्तों और इंडियन अचीवर्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखो, हमारा इंडियन अचीवर्स का उद्देश्य तो हमेशा ये रहता है कि भारत एक खुशहाल, समृद्ध और आपसी भाईचारे की मिसाल वाला देश बने। लेकिन बार बार ना जाने ऐसा क्या होता है कि हर बार देश के किसी ना किसी कोने में कोई ऐसी घटना जरूर घट जाती है जिसके केंद्र बिंदु में हिंदू मुसलमान आ जाता है और उस वजह से एक गर्मी, एक तल्खी और एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है और कई बार ये एक विकराल रूप भी ले लेती है। जैसा आप जानते ही हैं, आजकल पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में एक नाजायज मस्जिद कह लो या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर जो बवाल चल रहा है, जिसमें लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, उस वजह से माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। कहने को ये इल्लीगल मस्जिद या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक खास समुदाय की कुछ खास बड़ी ताकतें हैं जो विश्व स्तर पर एक अपने खास एजेंडे को लेकर अग्रसर हैं। क्या वो अग्रसर हैं या नहीं हैं? आज हम इसी को लेकर, इस मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखकर चर्चा करेंगे और हमारे पुराने मेहमान जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रवेश चौधरी और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी जी हमारे साथ हैं। और आपका मेरे और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मौलाना जी, हम आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और आपको पता ही है कि इस वक्त देश में दो संविधान चल रहे हैं। एक संविधान जो राष्ट्र का संविधान है और एक जो वक्फ बोर्ड का संविधान है। जो वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर उंगली रख दे वो उसकी हो जाती है। और पिछले अगर 75 साल का अगर इतिहास देखें तो जो जमीन का जो दायरा है वक्फ बोर्ड का, वो 1700 गुना बढ़ गया है, जो अप्रत्याशित है। और उसके बाद सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन उसकी जो प्रतिशत बढ़ी है वो सिर्फ 36% बढ़ी है। तो मैं मौलाना जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपको जायज लगता है? ये क्या है, क्या ये माने वक्फ को ऐसे क्या अधिकार है कि वो जिस जमीन को हाथ लगा दे, चाहे वो बिहार के एक गांव का मसला हो, चाहे वो ये हिमाचल का मसला हो, इसके पीछे आपको क्या लगता है? बड़ा 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 अच्छा सवाल आपने किया है। मैं कुछ चीजें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, शायद आपके जहन में आएंगी वो बातें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ सर। जी। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार ने अपना कामकाज शुरू किया। 1954 में वक्फ एक्ट बना। जी। वक्फ एक्ट बनने के बाद केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया पूरे देश के अंदर कि मुसलमानों की प्रॉपर्टियां कहाँ कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कितनी हैं। जो सर्वे टीम थी 1966 में उसने रिपोर्ट सौंपी केंद्र सरकार को। और फिर 1970 में केंद्र सरकार का एक गजट आया। ये गजट की कॉपी मेरे हाथ में है। 1970 में केंद्र का एक गजट आया जिसमें उन तमाम प्रॉपर्टियों की निशानदेही की गई कि ये प्रॉपर्टी फला जगह, इतने बीघे, इतने बिस्वा, इसकी लोकेशन ये है। वो सारी चीजें इस गजट के अंदर लाकर सरकार ने वक्फ बोर्ड को सौंप दी। स्टेट वक्फ बोर्ड बन गए। हर स्टेट अपनी अपनी प्रॉपर्टी पर काम करने लगा। वो कांग्रेस ये बात सरकार तो ने ना? समझ। जी सर। कांग्रेस सरकार तत्कालीन ने। सरकार। हाँ जी। तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे। जी। और ये भारत सरकार का गजट है सर। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हम्म। भारत सरकार इसके ऊपर लिखा हुआ है।
भारत जी, सरकार जी। का गजट। जी, जी, जी। अब गजट में जब हमें वो ज़मीनें सौंप दी गई कि भई इतनी-इतनी ज़मीनें आपकी हैं, उस पर वक्फ बोर्ड काम करने लगा। जी। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ इसको, जी, कहानी जी। बड़ी लंबी है। अब देखिए ये कुछ और पेज मेरे पास में, ये देखिए ये करीब 10-12 पेज हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैं सिर्फ़ आपको अभी दिल्ली की बात करता हूँ। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसी, जैसे आर्मी है, सीआरपीएफ है, रेलवे है, डीडीए है, एमसीडी है, एनडीएमसी है। उन सरकारों के पास ये हमारी प्रॉपर्टी 1970 के गजट में जो हमारे पास होनी चाहिए थी, ये उन सरकारों के पास, सरकार और सरकार की एजेंसियों के पास है। ये अच्छा। गजट नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ है सर। हुँ, हुँ, और हुँ। ये मैं आपको बता दूँ 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 11 बीघा, 13 बीघा, 14 बीघा, इस तरह करके ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और चलो। जब मैंने ये प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया, तो ये 250 बीघा ज़मीन बनती है सर। हुँ। कुछ बिसवा ऊपर-नीचे 250 बीघा ज़मीन बनती है। ये गज़ट है, मैं आपको कॉपी इसकी भेज दूँगा। ये गज़ट ठीक है, नोटिफ़िकेशन है। ठीक है, ये ठीक है। सारी हमारी प्रॉपर्टी सरकार के पास है। अच्छा। ना तो सरकार हमें इसका किराया दे रही है और ना सरकार इसको छोड़ रही है। हुँ, हुँ, हुँ। आप मुझे बताइए, अगर सरकार हमें इसका किराया ही दे दे आज के सर्किल रेट के हिसाब से, तो 250 बीघे ज़मीन का हज़ारों करोड़ के हिसाब से होता है। हुँ, आप हुँ, भी हुँ। अच्छी तरह समझते हैं। दिल्ली की प्रॉपर्टी, नंबर 1। जी, एक जी। चीज़ मैं साथ-साथ और बताना चाहता हूँ। आपने अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सुनी हो, तो जिस वक़्त ये बिल पेश हुआ, किरण रिजिजू ने खड़े होकर 2-3 बातें कही मुख्य रूप से। एक तो उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को कम करने के लिए बिल लाया गया है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरे उन्होंने ये कहा कि वक्फ के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर वो हाथ रख दे, वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है और उसमें 2-3 जगह का उदाहरण आपने भी दिया और उन्होंने भी दिया। जी। 1500 साल पुराना। अब इस बात को यहीं रोक के एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे सर। ये जो वक़्फ करने का जो नियम लागू हुआ, ये मोहम्मद साहब जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड थे आखिरी नबी, 13 साढ़े 1300 1400 साल पहले, ये उनके बाद में शुरू हुआ सर। यानी उनके रहते हुए एक हज़रत उमर थे जो हज़रत उस्मान थे जो तीसरे खलीफा थे हमारे, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक कुआँ खरीद कर वक़्फ किया। वहाँ से वक़्फ का ये मामला शुरू हुआ। उससे पहले वक़्फ का कोई मामला था ही नहीं। जो लोग 1500 साल पुराना कहते हैं कि वक़्फ ने ये हाथ रख दिया 1500 साल पुरानी जगह पर, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक़्फ नहीं था सर, था ही नहीं। 1500 ये साल की बात सिलसिला ही कहाँ कर रहे हैं? ये तो जो बिहार के गाँव का मसला चला है, वो तो 110 साल पुराना है सिर्फ़। वो तो और 110 साल से नहीं, वहाँ नहीं रह सर, रहे हैं, 3 पुश्तों दूसरा से नहीं रह सर, रहे हैं, जिसके दूसरा ऊपर सर मैं उँगली रख दी और वो गाँव उनका हो रशीद गया। रशीदी जी, आप इस मैं सारे मुझे गजट 1 मिनट दीजिए, भीड़ मुझे 1 में मिनट दीजिए, मैं पूरी कर लूँ, जो फिर आप 13 कहिएगा, जो जो सवाल आप 13 कहेंगे मैं में जवाब दूँगा। की सरकार ने किया सुनिए वो सर, भूल गए बताना। जी, सर सुन लीजिए। जी, जी। 1500 साल पहले उन्होंने हवाला दिया किरण रिजिजू ने कि 1500 साल पुराना एक गाँव है तमिलनाडु में और एक मंदिर है, जिस जी, पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया। मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, बिहार जी, की जगह का मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि 1500 साल पहले हमारा वक़्फ था ही नहीं। उसके बाद आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम ये अपनी प्रॉपर्टी जो सरकार के पास है, ये प्रॉपर्टी ही सरकार से नहीं ले पाए अभी तक, तो ऐसी कौन-सी शक्ति है वक्फ बोर्ड के पास जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाए? वो तो अभी कोर्ट ने 30 बचाई सेकंड है। में वो तो कोर्ट ने बचाई है 30 बिहार की प्रॉपर्टी। कोर्ट ने कहा कि आप गाँव खाली मत कीजिए। इसको क्या नाम ये सुनिए, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पेपर पूरे हैं। देखिए और अगर आप बीच में बोलेंगे सर बीच में अगर बोलेंगे तो सर न लेकिन मेरी अगर बात सही आपकी जाएगी कोई ना आपकी बात है बात सही उसका बात। जवाब तो देना पड़ेगा ना बीच में। अगर नहीं, आप कोई मैंने बिहार की ऐसी बात बात कर रहे हैं जो ठीक मैं नहीं है बिहार तो की जवाब बात ही नहीं देना कर रहा हूँ। पड़ेगा। सर मैं बिहार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास बिहार का कोई उदाहरण है ही नहीं। मैं तो हुँ, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कही। मैं जी। उसकी अच्छा, बात कर अच्छा। रहा हूँ। अच्छा वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ क्या मिली थी मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 1995 में वक्फ बोर्ड में एक अमेंडमेंट आया, 2013 में लागू हुआ। क्या था वो अमेंडमेंट?
एक तो ये था कि वक्फ बोर्ड को ये शक्ति दी गई कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिनकी किराएदारी पुरानी है, जो 50 रुपए है, 100 रुपए है, 20 रुपए है, 10 रुपए है, उसको आप आज के सर्किल रेट के हिसाब से किराया बढ़ा सकते हैं। एक तो ये शक्ति मिली वक्फ बोर्ड को 1995 में। एक शक्ति ये मिली, सीईओ को एक ताकत दी कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कि आप 54 का नोटिस देकर जो प्रॉपर्टी आपकी ऑक्युपाइड है, नाजायज काबिजीन के पास है, उनसे आप 54 का नोटिस दीजिए और एसडीएम और पुलिस के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को खाली करा लीजिए। 2013 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद में सरकार, जब तक वक्फ बोर्ड कुछ करता, सरकार बीजेपी की बन गई और दिल्ली पुलिस जो है सरकार के पास चली गई, सरकार के पास है। तो हमारे किसी नोटिस का कोई जवाब ना दिल्ली पुलिस ने दिया, ना एसडीएम ने दिया, और ये इन प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी हम वापस नहीं ले पाए। चलो अब मुझे बताइए, मौलाना साहब देखो, अब हमें दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। जब केंद्र सरकार ने सर एक सवाल में छोड़ रहा हूँ, एक सवाल हो गए बोलते हुए, अब हमें दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। प्लीज आप बुरा ना माने इसका। मैं एक सवाल छोड़ दूं, जी, बस एक सवाल छोड़ दूं, उस पर एक सवाल छोड़ दूं, 10 सेकंड, 12 मिनट एक सवाल, जल्दी कीजिए। मैं ये सवाल रख रहा हूं कि जो गजट में हमारे पास लिस्ट है, इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी पर हम हाथ रख सकते हैं और किस बलबूते रख सकते हैं। जब गजट में वो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ही नहीं, तो हम उस पर हाथ कैसे रख सकते हैं, ये मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। चलो वो बता देंगे, अभी बताया भी है फिर बता देंगे। जी, डॉक्टर चौधरी से मेरा सवाल है प्रवेश जी से। प्रवेश जी, अभी मौलाना साहब ने बड़ी तफसील से ये डिटेल बताई। मेरे यहाँ छोटे से 2 सवाल हैं, हम एग्जाम्पल से लेते हैं। हिमाचल बड़ा ही शांत प्रदेश है, मैं तो रहा भी हूँ वहाँ कुछ महीने और हर साल लगभग जाते भी हैं वहाँ। शांत लोग हैं, शांत प्रदेश है। जिस तरह की स्थितियां अब वहां पे हुई हैं, पहली बार आम जनता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कांग्रेसी हैं, बीजेपी के हैं, कौन नहीं है, आम जनता खड़ी होने लगी है अब देश में कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मौलाना जी कह रहे हैं कि उनके पास क्या पावर है। पावर का आलम तो ये है कि उनकी वो सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। कब्जे के साथ उनको 2.5 मंजिल की परमिशन थी मस्जिद बनाने की, वो 5 मंजिल बना गए और कल कोर्ट में उन्होंने ये कहा है, म्यूनिसिपल कोर्ट में, कि भाई हमें पता ही नहीं है कौन बना गया बाकी की 2.5 मंजिल, हमने तो 2.5 बनाई थी। तो इस स्थिति में हम इसको कितना ही रैशनलाइज कर लें कि भाई गजट नोटिफिकेशन हुआ था। पहली बात तो ये है, अगर हम इस तरह से देखने लगेंगे चीजों को, तो जब पार्टीशन हुआ था, वहां जाके जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर तो कब्जे हो गए। पाकिस्तान में जो स्थिति है वो सब आपके सामने है, मौलाना जी को भी पता है। चलिए यहाँ पे वो भाई बंद जो छोड़ के चले गए थे इस देश को, उनकी प्रॉपर्टीज को केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन और ये सब बना के ये दे दिया, चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब जो ये नाटक हो रहा है जगह जगह पे, 525 मस्जिद बन गई कोरोना काल के बाद, 300 कुछ थी, 200 बढ़ गई। भाई कैसे बढ़ जाती हैं ये रातों रात। वहां पे कसुमटी में एक भी घर नहीं है मुसलमान का, और वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ मस्जिद बनानी है। भाई किसके लिए बना रहे हो ये? वो मोटरसाइकिलों पे सहारनपुर से लड़के आते हैं और वहां पे उन्होंने शांति भंग कर दी। तो हमें तो उस बात में भी एतराज नहीं है कि अगर कहीं पे कोई पूजा का स्थल है तो जरूर उसकी मर्यादा भी रखनी चाहिए, उसको वैसे का वैसा रखना भी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है। पर इस तरह से कब्जे, इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इस तरह से किसी भी नियम को ना मानना वक्त के आड़ में, आप इसके लिए आपका क्या विचार है? डॉक्टर साहब आप बताइए। देखिए, हिमाचल की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने वहाँ जानकारी ली स्थायी लोगों से, और उससे पहले भी हिमाचल मेरा क्योंकि क्षेत्र है, मैं वहाँ का प्रभारी भी हूँ, इस नाते से मेरा आना जाना हिमाचल में रहता है। सारा जो सामाजिक जो सारा जो हमारा प्रचार का जो विषय है, सारा विश्व हिंदू परिषद का, उसका मैं पूरा प्रमुख हूँ, तो इस नाते से मेरा बड़ा संपर्क रहता है। देखिए, वो जो मस्जिद जिसको बता रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना था कि यहाँ पर एक किसी जो सूफी होते हैं
उनके एक दरगाह टाइप में एक छोटी सी वो बनी हुई थी, उस पर दिया लोग जलाते थे जाकर के, और हिंदू समाज भी जलाता था। एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उतना ही था उसके अंदर। लेकिन धीरे 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 करके उसको बनाया गया। कोई सलीम टेलर करके वहाँ एक व्यक्ति आया, और उसने आकर के फिर धीरे धीरे वहाँ पर वो मस्जिद को बनाने लगा। वो पहले एक्चुअल मस्जिद नहीं थी, वो बेसिकली एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है सारा वो। उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कमरा था, जिस कमरे में कुछ लोग आते थे, नमाज भी कर लेते थे, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही जब वहाँ पर ये सलीम आया, और उसके बाद फिर तमाम सारे और भी लोग आना शुरू हुए, और एक समय ऐसा हुआ कि वहाँ पर कहते हैं कि फ्राइडे के दिन तो वहाँ पे लड़कियां निकल ही नहीं पाती। फ्राइडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लड़कियां निकल नहीं पाती। उन पर जो है वो एक टनल पड़ता है बीच में, उस टनल को लेकर के भी बहुत सारे इशू। मतलब आप ये सोचिए कि वहाँ के लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे हैं वो बेसिकली मुजफ्फरनगर से या सहारनपुर से, वहाँ के सारे लोग जाकर के दड़ी लगाने का काम, यानी सामान, छोटे छोटे सामान बेचने का काम माल रोड पे करते हैं, और उधर के सारे क्षेत्र में काम करते हैं, सब्जियों का काम, फलों का काम करके, और फिर वो वहाँ रुकते हैं। आप सोचिए कि 190 लोगों की वहाँ कैपेसिटी है, और उस पर 9-9 हजार लोग रह रहे हैं। बिल्कुल डर ही नहीं है कि कब गिर जाए पहाड़ों के अंदर क्या चीज़ है। और 4-4 मंजिले की इमारत खड़ी कर ली है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ पे भी जलाता हूँ मैं। ये जो वक्फ बोर्ड की जो बात ये हमारे मौलवी साहब कर रहे हैं, अरे भाई, ये तुष्टीकरण की नीति के तहत ही ब्रिटिशर्स ने बनाया था। 1913-14 का दौर याद करिए, 16 का दौर याद करिए, जब मुस्लिम लीग ने जब मांग करी, और जो पार्टीशन होने लगा, बंगाल विभाजन का विषय आया 7-6 के अंदर, उसके बाद से हम देखते हैं कि वहां पर इनको समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग एक इकाई बना करके अगर हम पेश करेंगे तो लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। हालांकि ये 1911 में भी फेल हो गए। 1913 के अंदर इन्होंने वक्फ बोर्ड जैसी एक संस्था बनाई, जिसके अंदर ये सारे करे, बस 23 में और उसको और आगे किया। और फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई यहाँ से, इंडियन गवर्नमेंट आई, तो वो भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से प्रभावित थी। यही कारण था कि उन्होंने भी इन सब चीजों को मान्यता दी। अरे, जब सारे के सारे मुसलमानों को ये कहा गया कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रहना चाह रहे थे, तो उनको रहने दिया। भारत के समाज ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए, कोई समस्या नहीं है। अब जब ये सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी आप कहते हैं हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति। क्या भारत के हिंदू समाज के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे, क्या वो अपने हिंगलाज भवानी मंदिर तक को सेव नहीं कर पा रहे? अपनी संपत्ति क्या सेव कर पाएंगे? अब यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी के बीच में रहकर के भी आप वक्फ बोर्ड और तमाम तरह के ड्रामे जो होते हैं, उसमें कई लाख बीघे जमीन का आकलन 2011-12 के अंदर जो है कमेटी बनी थी, उसने बता दिया था कि इतना एक क्लेम कर रहे हैं। अभी 1500 साल पुराना मंदिर है, उसमें पूजा अर्चना होती है, उसको कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अरे भाई, पहले हिंदू आया कि मुसलमान आया, पहले तय कर लो। तुम कहां से पैदा हुए और कब आए कि वो सब कुछ जो 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 पुरानी समय से चीजें चली आ रही है, और तुम भारत में आए कितने समय पहले? तो ये सारी रियलिटीज को इनको समझना चाहिए। और देखिए, ये भारत जो है वो हिंदू आबादी का देश है, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, हिंदू बहुत सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ में लेके चलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू आस्थाओं पे अगर कोई आघात करेगा, कोई समस्या करेगा, तो हिंदू उसको सहन नहीं करेगा, हिंदू उसको सहन नहीं करेगा। यही कारण था कि शिमला के अंदर जो बिल्कुल शांत प्रदेश है, मतलब बहुत शांत प्रदेश है वो, वहां कभी इस सब विषय नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे पिछले 10-15-20 सालों के अंदर, मैं आपको कई सारे उदाहरण गिना सकता हूं। आप चंबा साइड देखिए, चंबा के बेल्ट के अंदर बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अब वो कहां से आ रही है, कौन लोग हैं? सरकार उस पर ध्यान देती है, लेकिन वो पारिवारिक वहां के, क्योंकि वहां कुछ मुसलमान रहते हैं। लगभग हिमाचल में 1.5 से 2% आबादी मुसलमानों की भी है, तो जिसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा बिलासपुर, थोड़ा हमीरपुर, ये और चंबा, ये सारी बेल्टों में वो रहते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पर वो रिलेटिव बनकर के उनके साथ रहने लगते हैं, धीरे धीरे वहां पर रहने, वो अपना वहां बसावट हो जाती है उनकी, वहीं रहने लगते हैं। अभी जाऊ का एक केस आया पिछले साल, जाऊ हमीरपुर के अंदर, वहां एक केस आया। वहां पे भी एक परिवार किराए पे रहता था, किराए में रहते रहते फिर उसने वो जो है वहां पर मस्जिद का काम शुरू कर दिया, वहां लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। बाद में बड़ा जब हंगामा हुआ हिंदू समाज के लोगों का, तो उनको वहां से निकलना पड़ा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो चंबा, बिलासपुर, ऊना और इन डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये बांग्लादेशी नहीं हो सकते क्या घुसपैठिया? क्योंकि वो भी मुसलमान है।
आप ये सोचिए कि भारत का मुसलमान किस प्रकार का हो गया है। म्यांमार में भी मुसलमान है, उन्होंने मुस्लिम, वो रिलीजन एक है, पूजा पद्धति एक है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन भारत का मुसलमान उन लोगों के लिए, उन रोहिंग्यों के लिए भारत में लड़ रहा है, उन रोहिंग्यों को बसाने की पैरवी कर रहा है। तो आप सोचिए कि भारत का मुसलमान किस प्रकार का मुसलमान है, यानी मुस्लिम कंट्री उन मुसलमानों की पूजा पद्धति एक होने के बावजूद भी उनको अपने से बाहर कर रही है, लेकिन भारत का मुसलमान उनके लिए भी अपने मन में एक संवेदना रख रहा है, अपने अंदर पीड़ा महसूस कर रहा है और उनको यहाँ शामिल करने की बात कर रहा है। तो ये चीजें भारत के अंदर मुझे लगता है अब तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हिंदू समाज बड़ी तेजी से जागरूक हुआ है, उनको समझ में आया है कि भाई अमन और शांति की बात केवल हमारे लिए नहीं है, भाईचारा केवल हमारे लिए नहीं है, हम तो भाईचारा कहें, आप हमें चारा कहें, तो ये बात बनेगी नहीं। तो मौलाना जी दो बातें निकल के आई। एक तो डॉक्टर विजय गौड़ जी ने कहा कि जहां पर एक भी मुसलमान नहीं होता वहां पर वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं और जमीन को घेरना शुरू कर देते हैं और अपना अड्डा जमा लेते हैं। और दूसरा डॉक्टर प्रवेश जी ने ये बोला कि भाई हमारा मुसलमान उन मुसलमानों की भी पैरवी करता है जिससे कोई लेना देना नहीं है और हिंदुओं के साथ रहता है लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बात करता है। और जैसे इससे ये बात तो जाहिर सी होती है कि जैसे आपका पहले कानून था कि भी 3 बार तलाक तलाक बोलो और तलाक हो गया, अब उसको बदल दिया गया। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड भी ऐसा ही करता है कि जहां पर उंगली रख दे वो उसकी हो जाती है और धीरे धीरे जमीन को घेर लेते हैं। तो आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप क्या आप इसको एक खास एजेंडा मानकर चलते हैं या ये एक फितरत है मुस्लिम कम्युनिटी की कि हाँ भाई वो माइनॉरिटी में होकर भी हिंदू बहुल देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी जिसने ज्यादातर समय देश का राज किया, देश के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई और वो चूंकि वोट बैंक की राजनीति में ज्यादा लिप्त थी, इसलिए उसने मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रखने के लिए कुछ ऐसे कानून बना दिए जो अभी आप दिखा रहे थे कि जिसकी वजह से ये सारे बवाल इकट्ठे हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं या आपके पास इसका भी कोई तोड़ है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर गौड़ ने जितनी बातें कही वो उस मानसिकता के तहत कही जो मानसिकता शिमला में दिखाई दे रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, उसको इंसानियत के रूप से देखिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं और दिल्ली में मैं 1993 में आया और मेरे जैसे करोड़ों लोग यूपी से, बिहार से, बंगाल से, फलां जगह से, जहाँ जिनके काम नहीं चल पाते, वो दिल्ली आते हैं और अपना कारोबार करते हैं और यहीं मकान लेते हैं और यहीं बस जाते हैं और यहीं उनका खानदान बन जाता है। यहाँ तो कोई नहीं कहता कि यार रोहिंग्या मुसलमान आ गए। यहाँ तो कोई नहीं कहता कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए। दिल्ली की आबादी जिस वक़्त दिल्ली बनी, उस वक़्त मुश्किल से 80-90 लाख थी, आज 3.5 करोड़ है और उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तो कोई नहीं कहता कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए, ना 2014 से पहले कोई कहता था। भाई जितने भी लोग अगर शिमला में जा रहे हैं मुसलमान, तो शिमला में अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं। वो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, वहाँ रंग पेंट का काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, लोहे का, इसका काम करते हैं अपना। जब काम करते उनको 10 साल, 20 साल हो जाते हैं, पहले वो किराए पे होते हैं, अपनी मेहनत, अपनी कमाई से मकान खरीद लेते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है 40 साल। आप मुझे बताइए 1983 से लेके अब तक वहाँ जहाँ जिस मस्जिद का आप ज़िक्र कर रहे हैं, मैंने कई इंटरव्यू लोगों के सुने, 1983 से मुसलमान रह रहे हैं वहाँ, 40 साल हो गए। 40 साल में कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने मकान बनेंगे और बढ़ेंगे? ये तो अरे अकल मौलाना में आने साहब, वाली बात है। लेकिन मेरा सर जो बीच में सवाल मत है, बोलो। नहीं देखिए नहीं डॉक्टर सवाल, गौड़ बोले, आपने तो सवाल का देखिए जवाब ही नहीं नहीं, दे रहे सर। मैं दे रहा हूँ ना सर, मुझे हाँ, बोलने तो आबादी तो दीजिए। बड़ी नहीं है मेरा सवाल जो सुनील है ये साहब, बड़ी आप उसका दिक्कत तो की बात जवाब है। दे नहीं बाहर के रहे। लोग आप ज्यादा ये है बड़ी आ रहे दिक्कत हैं। गौड़ की साहब बात की बात पर चले गए, है। देखिए प्लीज गौड़ साहब प्लीज को हाँ, एक कितनी मिनट, गहराई मुस्लिम से, एक मिनट, मुस्लिम प्लीज ज्यादा गौड़ नहीं एक साहब है। मिनट, की बात को आपने एक कैसे मिनट मैं इसी बात मौलाना से जी, तरस एक सेकंड, वो एक इसी से मस्जिद सेकंड, के परेशान हूँ। आप सराउंडिंग में मुस्लिम एक ज्यादा वो सेकंड है मेरी जो बात नहीं बाहर से सुनिए। आया बिल्कुल, हुआ है। आप मेरी आप एक बात मुझे बीच सुनिए में टोक क्यों रहे हैं? मौलाना मुझे जी, आप बोलने तो मेरी एक दीजिए, बात, नहीं मैं नहीं, आ पहले रहा हूँ आप आपके मेरी सवाल बात पर। सुनिए। मैं होस्ट हूं, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने जो आपसे सवाल किया आपने उस सवाल को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दिया और आप उस जवाब की तरफ चले गए जिसके ऊपर पहले ही 20 मिनट की चर्चा हो गई। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया कि भाई जैसे पहले आपके कानून में था कि 3 बार तलाक बोली और तलाक हो जाता था, वो बदल दिया गया और आज वक्फ भी वैसा ही काम कर रहा है पिछले
40-50 साल थे। जिस जमीन पे उंगली रख देता है, जहां पर एक भी मुसलमान नहीं होता, वहां पर धीरे धीरे वो गैदर होते हैं, घेरना शुरू करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, रेडी पटरी लगाते हैं, पेंट का काम करते हैं और अपने खानदान को बसा देते हैं। इसके ऊपर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो ऐसा क्यों करते हैं मुसलमान? एक आदमी ने कहा कि भाई 2 और 2 5 होते हैं, जो कोई इसको गलत साबित कर दे मैं अपनी संपत्ति हार जाऊंगा। बीवी ने कहा बेवकूफ, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, हर कोई साबित कर देगा इसको। तो उसने कहा बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तू है। बोले कैसे? ऐसे कि मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं। मैं इसका जवाब पहले ही सेगमेंट में आपको दे चुका हूं। जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट लाकर एक कानून बनाकर ये प्रॉपर्टी हमें दे दी, उसके बाद हमारे पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि हम आपके घर पे हाथ रख दें और वो हमारा। मैंने ये कहा, देखिए मैंने ये कहा मैं आपके घर पे दावा अगर करूंगा तो कम से कम मेरे पास उस दावे का प्रूफ तो होना चाहिए। कोई प्रूफ नहीं है। उस वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का तो यही तो उसकी यार वो फिर है। बीच में बोल रहे हैं अरे आप, फिर अंग्रेजों आप की बीच में बनाई बोल हुई रहे चीज है भाई, हैं। आप मुझे बोलने अंग्रेजों तो की बनाई दो। हुई चीज है, अंग्रेजों की अच्छा बनाई हुई चीज है, तुष्टिकरण के लिए बनाई ये हुई चीज है। इसको ठीक ये करेंगे ना, 1970 का गजट है। 1970 में इसको ठीक अंग्रेज थे क्या? करेंगे, ये इसको ठीक 1970 में करेंगे। अंग्रेज थे क्या? साजिद राशिदी जी 1964 में बदलो, खत्म भी कर दिया था, इस साजिद मानसिकता साजिद को बदलो। राशिदी जी और 1964 क्या मैं में कांग्रेस वक्फ सरकार बोर्ड को को, खत्म भी कर दिया था। क्या कांग्रेस साजिद सरकार को आप अंग्रेज कहना चाहते हो? राशिदी कांग्रेस जी सरकार आप अंग्रेजों की सरकार थी। राशिदी जी आप नाम गलत शर्म भी नहीं ले आती रहे हैं। आपको बोलते हुए ऐसे? 1964 में आपको ऐसे इसको बोलते हुए शर्म भी नहीं निरस्त भी आती? कर दिया था। सिर्फ बीजेपी सरकार जो है सरकार है, कांग्रेस की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी। राशिदी कैसी अजीब जी बात बोल रहे हैं आप? मैं नहीं, हटाएंगे 1970 की इसको, बात कर रहा हूँ, हम आप मांग अंग्रेजों करते में हैं, जा रहे इसको हैं। हटाएंगे, ये हम अरे इसको हटाएंगे। 1970 तो आजादी के बाद में आया, देश राशिदी जी आजाद हुआ 1947 में। 1970 में गजट बना। आप अंग्रेजों में कहां भाग रहे हैं बार बार? अंग्रेजों के दोस्त तो आप थे। जब सावरकर ने 6 बार माफीनामा दिया, 1913 में राजीव जी बंद सावरकर करिए। ने चाल 6 चली बार अंग्रेजों ने, माफीनामा दिया। एक मिनट, 1913 में सावरकर ने, चाल एक चली मिनट, एक अंग्रेजों ने, मिनट, अंग्रेजों एक के मिनट, दोस्तों आप थे जब सावरकर ने हिंदू 6 समाज बार के खिलाफ माफीनामा खड़े दिया। करने की, एक मिनट, और एक उसका मिनट। वो आदमी परिणाम था अंग्रेज कि की देश बात तंग करेगा हो जो गया। 6 बार माफीनामा दे रहा है अंग्रेज को। अरे भाई वो आदमी बात पाकिस्तान करेगा इसके अंग्रेज लिए की। बना है जो 1913 में बीज बोया गया, अरे इस चुप वक्त रहिए, बोर्ड का आपकी मानसिकता नहीं 1906 में चलेगी। बोया गया, मुसलमान भी क्या 1904 किया? में बोया गया, सुनिए 1907 में सुनिए, बोया गया, 1911 में बोया गया। अच्छा झूठ का ये पुलिंदा है आपकी ये बातों। सारा राशिदी जी एक सेकंड, ब्रिटिशर्स कोई का प्रूफ बोया है हुआ आपके था, पास? और नहीं, आज भी आप उनकी सुनिए, वकालत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रुकिए एक मिनट। अरे और अरे भाई आप सुनिए, देश के शासक रहे एक एक समय झूठ पे। को 50 बार, एक झूठ को 50 बार बोलने से वो पहली झूठ बात नहीं तो सच हो राशिदी जाता, मैं वो आपको झूठ झूठ ही इतिहास रहता। के पन्ने पलट के दिखा राशिदी अब रहा हूँ शिमला ऋषि मस्जिद का साहब, सुनिए। आप सुनिए इतिहास दूसरी के पन्ने पलट के बता रहा हूँ। राशिदी जी आप पहली बात तो नाम झूठा है गलत इतिहास ले रहे हैं। आपका, आप झूठा नाम है गलत आपका ले रहे इतिहास। हैं। यहाँ पे मेरा नाम है विजय अभी गौड़ और विकीपीडिया उनका में नाम देख है लो, डॉक्टर अगर आपको चौधरी। यकीन ना हो, मैं तो विकीपीडिया नहीं पढ़ रहा, आप मुझे मैं गलत तो सोच फैक्चुअल कर बता रहे रहा हूँ, हैं। चलो विकीपीडिया में भी चलिए, लिखा हुआ अब है। सर, एक सेकंड। जी सर, सर सर परवेश जी जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी जी चाहता हूँ। सुनिए बात, देखिए 1970-47 के बाद में हुआ है। 1970-47 के बाद आता है। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार तो नहीं थी। अगर ये अंग्रेजों की सरकार बताना चाहते हैं उसको, क्योंकि जी तुष्टीकरण की राजनीति है। अरे मेरे भाई, आज जो शिमला में आप कर रहे हो ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है। आप कहते हो मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है। आप एक दाढ़ी वाले को पकड़ते हो, उसको मारते हो, बोलते हो जय श्री राम बोलो, ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है। आपने सैकड़ों मुसलमानों को मोब लिंचिंग कर दी गाय के नाम पर, ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है। आप खड़े होकर कहते हो ये देश हिंदू राष्ट्र है, ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है। कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हो आप? भाई, आपको तो कम मुस्लिम से कम राष्ट्र इस बन बात गया का तो ये एहसास हिंदू होना राष्ट्र तो हो ही चाहिए। गया ना। सुनिए मैं सुनिए बात, बताता हूँ आपको, मैं तो नहीं कहता कि इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। मैंने कहा कि आपसे कि ये मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए वो तो नहीं। आपके पूर्वजों ने मैंने कह कहा दिया था ना। अगर हम, सुनिए सर, अगर हम मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में होते तो हम हिंदुस्तान में नहीं रहते, रास्ते खुले हुए थे, हम पाकिस्तान जाते। आपको तो इस बात का लिहाज होना चाहिए परवेश जी कि हमने उस मुस्लिम मुल्क को नहीं चुना, हमने अपने हिंदुस्तान को चुना। हमारे पास चॉइस थी कि हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि राशिदी हमें जी हिंदुस्तान को प्यार था। और है, सुनिए, आपसे शिमला मस्जिद का आपने जिक्र किया, माफ कीजिएगा, शिमला मस्जिद का जिक्र किया। वहां के जो निगम कमिश्नर हैं, उन्होंने बाकायदा ANI को अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने, साहब मैंने आपको भेजा है राजीव जी, उसको मैंने देखिएगा देखा, भाई। मेरे मैंने पास है। देखा है सर, उसमें उसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये मस्जिद थी पहले से और आज भी मस्जिद है और ये वक्फ की जमीन है। आपको क्या दिक्कत है भाई? भाई इनलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है,
उसको निगम देखेगा, जी या उसको गिराए या छोड़े, ये तो उनका मामला है। हु आर यू, आप सड़कों पे बैठेंगे कि मस्जिद को तोड़ो? 2 दिन का अल्टीमेटम दो, शर्म नहीं आती आपको? अरे मस्जिद को ढाने के लिए वो 2 तो दिन का चलो अल्टीमेटम दे मस्जिद, रहे हैं आप। वो तो चलिए मस्जिद की अब वजह से जो मस्जिद वो में, वक्फ की जगह पे बनी हुई है, जिसको अरे निगम सर, कमिश्नर मान रहे हैं कि वक्फ की अरे जगह सर, है, आप कह रहे हैं 2 दिन में तोड़ो इसको। कैमरे लगाकर महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं का निकलना भारी हो गया, उसको गलत आप गलत बात बोल कर रहे रहे हैं, हैं। आप गलत और बात आप कर रहे हैं। किसी भी सड़क शुक्रवार पे की हैं, जो जब नमाज नमाज होती पढ़ने है, लगते हैं, वो सुनिए यही होता है। हम इस राजू विषय जी, पे डॉक्टर राजू प्रवेश जी, की बात सुन रहे शुक्रवार हैं। की जो मस्जिद होगा नमाज होती है वो सिर्फ जी, 15 से 20 मिनट की नमाज होती है, मुश्किल से आधे घंटे की नमाज। ये एक ही आदमी इनको बोलता दिक्कत रहेगा, है राजीव जी, ये तो मुसलमानों सही से, है। इनको दिक्कत है नमाज से, इनको दिक्कत है मस्जिदों से। राजीव जी, ये जो मसला मोनोलॉग है, मस्जिद का नहीं है, सही मसला नहीं इनको है। दिक्कत है मुसलमानों से। मुसलमान चलिए, क्यों आ अब गया? चलिए जरा बिल्कुल परवेज जी नहीं। कुछ कहना ये चाहते हैं, नफरत जो परवेज इनके जी को कहने दिमाग में भरी हुई है, ये इस रशीदी नफरत को साहब, निकालो। रशीदी साहब परवेज जी सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? मौलाना जी शांत रशीदी होइए, साहब, परवेज जी बोलिए, मैं आप बता परवेज जी मैं बोलिए बता जी। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने बकायदा वहां की विधान परिषद विधानसभा में ये स्टेटमेंट दिया है कि भुट्टा वो है मिनिस्टर, अतिक्रमण है, भुट्टा है, चेला है तुम्हारा चेला है वो, अतिक्रमण। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये में जाना चाहता अतिक्रमण है। है। ये आप फिर सुनने नहीं चाहते? ये अरे मंत्री भाई कह रहा साहब, है निगम अतिक्रमण है। आप निगम कमिश्नर की बात मानोगे या मंत्री की बात मानोगे? मंत्री हम आप मंत्री की निगम बात कमिश्नर मानेंगे। की बात मानोगे मंत्री की? मंत्री बड़ा है या मंत्री की काउंसिलर नहीं, बड़ा है? मंत्री की बात नहीं मानी जाएगी, अरे मंत्री निगम बड़ा है, कमिश्नर की काउंसिलर बात बड़ा मानी है? जाएगी। मंत्री भाई बड़ा है, साहब, काउंसिलर निगम बड़ा है? कमिश्नर नहीं, की बात कर रहा हूं मैं निगम कमिश्नर की बात कर रहा हूं, मैं कौंसिलर की बात मंत्री नहीं कर कोई रहा हूं। स्टेटमेंट ऐसे नहीं निगम देता है। कमिश्नर, अरे मंत्री स्टेटमेंट नीचे आप से आए हुए जो आर्टिकल के आधार आदमी पर देता सरकारी ओहदे पर बैठ, मंत्री तो आज है कल नहीं है, मंत्री की चलिए, हैसियत क्या आप है? उसको 5 साल आप के लिए उसको मंत्री बोलने है, दीजिए। वो तो भाई जॉब पे है साहब बाकायदा आउटपुट सुनिए सरकारी। होगा। राशिदी जी, पहली बात यह है सुनाइए। कि अगर मैं प्रोग्राम एंकर कर रहा हूं तो मेरा किसी भी समुदाय के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैं उन मुद्दों को रख रहा हूं नहीं, जो, आपने बहुत गलत बात कही है कि अगर हिंदू इकट्ठे हो गए तो, अब बहुत बिल्कुल गलत सही बात बात कही है। आपने ये। इसमें क्या बात है? नहीं, माफी इसमें मांगिए क्या इस पर। बात है? कोई गलत बात है क्यों क्या? हिंदू इकट्ठे? 15 करोड़ हिंदू है, क्या कर लेगा हिंदू इकट्ठा हो गए? 15 करोड़, 15 100 करोड़ नहीं, करोड़, 90 करोड़ 15 आबादी है करोड़ इस देश सिर्फ 15 करोड़। 100 करोड़। 90 बुद्धिस्ट करोड़, हिंदू नहीं 90 है, करोड़। जैनी हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, अरे सर, SC ST जैन हिंदू हिंदू नहीं है, है, वो छोड़िए। ईसाई बौद्ध हिंदू हिंदू नहीं है, है, सब हिंदू पारसी है। हिंदू नहीं है, ये आप सब हिंदू आप नहीं पारसी है। बीच में बोल हिंदू, रहे हैं, इनको आप छोड़ फिर के बीच में बोल 80% रहे हैं, बताते हो आप। आप फिर अरे बीच में बोल पूजा रहे हैं। पाठ, तुम भी हिंदू हो यार, आप तुम सुन भी ही नहीं रहे हिंदू हो, बात को। असल में तो तुम हिंदू कब तो से आप अलग भी हो हो, गए? आपकी पुश्ते भी हिंदू हिंदू हैं, आप भी ये तो हो। आप मानते हो। आप सबसे महान हैं, आप बहुत बड़े अदाकार हैं, आप कलाकार हैं। सिर्फ आप ये बता दीजिए, आप, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, चलते चलते एक बात बता दीजिए और ईमानदारी से बताना, क्योंकि आप तो बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, आप वन साइडेड नहीं है। सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए चलते चलते, कि क्या इन सब के पीछे कोई इंटरनेशनल मुस्लिम समुदाय का कोई एजेंडा है जिसको लेकर ये सब कुछ हो रहा है? बस इसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। अरे यार, अजीब बातें करते हो। हम जब पाकिस्तान को नहीं मानते, बांग्लादेश को नहीं मानते, तो इंटरनेशनल एजेंडा कहां से हो गया? दारुल इस्लाम को जो मानते आदमी हैं क्या? रेडी पटरी लगाएगा, और किराए पे दारुल मकान इस्लाम को लेगा, उसके मानते हैं बच्चे क्या? तो पैदा होंगे 40 साल में। अरे दारुल 40 इस्लाम साल को में बच्चे मानते नहीं हैं पैदा क्या? होंगे उसके? उसके आप बच्चे अलग दारुल नहीं इस्लाम होंगे? को मानते हैं? उसके बच्चे अलग मकान नहीं बनाएंगे? तो हिमाचल में तो जमीन ही नहीं खरीद नहीं खरीद सकते। सकता, लेकिन किराए पे पहाड़ी तो रह जमीन सकता नहीं है खरीद भाई। सकते वहां पे, किराए पे तो रह सकता है ना, किराए पे। वही किराए तो पे मैं तो कह रह रहा हूँ सकता ना, है ना। मैंने पहले स्पष्ट किया, किराए पे लोग रहते हैं, कुछ वहां पर जो ये तो फिर क्या हो फेरी गया? लगाने क्या वाले लोग तुम्हें क्या हैं, परेशानी भाई? बड़े इकट्ठा होते हैं, तुम्हें क्या परेशानी है किराए बड़े पे रहने में? इकट्ठा होते हैं, चोरी कर अरे रहे वो हैं। किराए पे रह रहा है, अरे मकान हिमाचल का मालिक भी शिमला हिंदू का है, क्यों एनवायरमेंट देते हैं वो खराब कर किराए दिया पे? आप लोगों ने। चलिए चलिए ठीक है, साजिद जी, कीजिएगा। चलिए इसको ठीक यहीं है, पे चलिए शांत चलिए, रहिए। अब हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं।